रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के लिए पूरा सिस्टम है। थोड़ा पहले इसको समझ लेते हैं। सांस लेते हैं हम, ठीक है। शुरुआत करते हैं यहाँ से, इंसान की पहली सांस से शुरुआत करते हैं। पहली सांस जब, पता है ना, इंसान ऐसा डायरेक्ट तो ऐसे हवा में से तो गिरता नहीं है, पैदा होता है एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, देखा होगा तुमने, नवजात शिशु, कुछ दिनों का भी बच्चा होता है भाई, 1 दिन की, 2 दिन का बच्चा, 6 दिन का बच्चा, ऐसे बोलते ना अपन, तो छोटा सा बच्चा। तो वो जब बच्चा इस दुनिया में आता है, इस एनवायरनमेंट में आ जाता है, तो इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए तो सांस लेने आना चाहिए। तो ये सांस लेने आना उसको हमेशा नहीं आता। जब तक वो अपनी माँ के गर्भ में रहता है तब तक ना उसको सांस लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि जो भी उसकी ऑक्सीजन की डिमांड है, जो भी उसकी सप्लाई डिमांड है, वो उसको उसकी मदर से मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? तो तुम्हें मिलेगा, हमारे पूरे शरीर पे एक जगह मिलेगी जिसको बोलते हैं नाभि, एम्बेलिकल बोलते हैं इंग्लिश में। उससे एक कॉर्ड जुड़ी होती है, उससे एक समझो एक पाइप जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं एम्बेलिकल कॉर्ड, ठीक है। वो एम्बेलिकल कॉर्ड जो है, एक और चीज़, सरफेस इतनी बड़ी होती है, एक टिश्यू होता है, उसके साथ वो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है। और वो जो टिश्यू है वो माँ के ब्लड से सारी सप्लाई जो भी उसको ज़रूरत है उसको एब्जॉर्ब करता है, जिसको शरीर से बाहर निकालना है उसको माँ के ब्लड में वापस छोड़ देता है, ठीक है। इसकी वजह से पूरा वो जो 9 महीने उसका पूरा हिसाब किताब, पूरा जो उसकी मेंटेनेंस है वो चलती है, ठीक है। प्रिपेयर होता है इस एनवायरनमेंट में सांस लेने के लिए, सब कुछ के लिए, एकदम से शुरू में नहीं आ सकता वो। जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, है ना, तो अलग अलग तरह की समस्याएं उसमें देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि डेवलपमेंट का पूरा समय नहीं गुजरा होता, ठीक है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के साथ होता है ये मुझे बता रहा था एक बार। तो ऐसे बहुत ऐसे सुने के लोगों से बात करोगे तो प्री मेच्योर डिलीवरी जो हो जाती है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है उन पेरेंट्स को, ठीक है, क्योंकि डेवलप नहीं हुआ होता शरीर। अपन मान के चलते हैं एक पूरा विकसित बच्चा पैदा हुआ 9 महीने के बाद, तो जब तक माँ के शरीर में था तब तक तो उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए थी, सांस लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, यानी जैसे ही वो एनवायरनमेंट में आएगा उसको सांस लेने की ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि जैसे ही एम्बेलिकल कॉर्ड कटेगी वैसे ही उसको अब एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। और जब एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा तो उस एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन वो पहली बार ले रहा है। देखो कैसे ले रहा है, ये है एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट ही माँ हो जाएगी उसकी, यहीं से अब मिलेगा ऑक्सीजन उसको। और ये हैं उसके फेफड़े, लंग्स, ठीक है। लंग्स में पहली सांस से पहले कोई गैस नहीं होगी, ऐसे जैसे 2 कागज़ चिपके रहते हैं, ऐसे समझो चिपका रहता है, ठीक है। पहली बार हवा भरेगी तो ये फूलेगा, ठीक। तो सांस ली, एनवायरनमेंट में पहले समझना, एनवायरनमेंट में है क्या। सांस लेते हैं तो क्या आता है अंदर? तो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और मैं अदर गैसेस बोलूँगा क्योंकि बाकी गैसेस काफ़ी सारी हैं, सबके नाम लिखेंगे तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ये 2-3 तरह की गैसेस हैं। ये जो है ना, ये 78% है, ये 21% है, और बाकी 1% बचेगा, इसको जोड़ोगे 99 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ना कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है कि पूरी हवा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 1% अदर गैसेस हैं। ये परसेंटेजेस है। इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट वॉल्यूम अगर तुम एयर का ले लो तो उसमें कितनी मिलेगी? 98% पूरे का क्या होगा? नाइट्रोजन, 21% पूरे का क्या होगा? ऑक्सीजन, 1% पूरे का अदर गैसेस। अब उस बच्चे ने सांस ली अंदर, तो जितनी भी हवा लेगा वो, उस हवा का 78% नाइट्रोजन उसके शरीर में आ गई, 21% जो है ऑक्सीजन उसके शरीर में आ गई, 1% जो है अदर गैसेस उसके शरीर में आ गई, ठीक है। सांस ली, पहली बार इस सारी गैसेस आ गई। इस ऑक्सीजन का तो इस्तेमाल कर लिया उसने, तो इस ऑक्सीजन की मात्रा बाहर ज़्यादा हो गई, अंदर वाला खर्च हो गया तो कम हो गई, तो ये ऑक्सीजन वापस से शरीर में जाएगी। क्योंकि और कोई भी गैस जो है वो ना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो इधर से इधर गई ऑक्सीजन, फिर से यहाँ 21% हो गई,
लेकिन फिर शरीर ने इसका इस्तेमाल कर लिया किस में, रेस्पिरेशन, ठीक है, फिर चली गई। तो ये ऑक्सीजन यूज़ होती रहती है, एनवायरनमेंट से आती रहती है, यूज़ होती रहती है, आती रहती है, यूज़ होती रहती है, आती रहती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन ली, क्यों ले रहा हूँ बार बार मैं ऑक्सीजन, क्योंकि अंदर जो ऑक्सीजन है वो बार बार यूज़ हो जाती है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन वहाँ कम हो जाती है। एनवायरनमेंट में तो उतनी है, तो ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे आ जाती है। तो हम सांस लेते समय नाइट्रोजन लेते हैं क्या, नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ बराबर है, तो नाइट्रोजन अपने प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं आ सकती। हाँ, वो एक अलग बात है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कुछ जा सकते हैं, लेकिन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस नहीं जाएंगे वो, सिर्फ क्योंकि प्रेजेंट हैं तो आ जाएंगे। लेकिन एक जो प्रेशर से आना जाना जो हो रहा है वो सिर्फ एक गैस का हो रहा है, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो नाइट्रोजन एक्चुअली में हम इनटेक नहीं करते लार्ज अमाउंट, ठीक है। लेकिन क्या हमारे फेफड़े में नाइट्रोजन नहीं होती, होती है, तभी तो नहीं ले रहे। बिल्कुल बराबर मात्रा में, जितनी परसेंटेज में एनवायरनमेंट में उतनी हमारे फेफड़े में। इस वजह से कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इधर से उधर गैस का आना जाना नहीं है। तो याद रहे, हमारे लंग्स में नाइट्रोजन है, लेकिन हम नाइट्रोजन एक्सचेंज नहीं करते। हम सिर्फ कौन सी गैस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो जो रेस्पिरेशन में बनती है वो CO2 को हमें छोड़ना भी पड़ता है। तो बेसिकली ये होता है पहले। अब ये सब होता कैसे, कैसे ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट से लंग्स में आती है और फिर वो लंग्स से कैसे आगे जाती है। अच्छा, लंग्स में आने तक भी कैसे आती है, अपन तो नाक से लेते हैं ऑक्सीजन या गैस लेते और छोड़ते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन, और ये कैसे ट्रैवल कैसे करती है फेफड़ों तक जाने का, इसका पूरा तरीका क्या है। तो अपन सांस लेते हैं नाक से, ठीक है। अब नाक में तुमको काफ़ी कुछ मिलेगा, लेकिन अपन थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। उसमें छोटे छोटे बाल मिलते हैं, ठीक है। आदमी बड़ा हो जाता तो बाल ज़्यादा लंबे लंबे भी हो सकते हैं, लेकिन बाल होते हैं, ठीक है। उन बाल का अगर तुम फंक्शन देखो, पतले पतले थिन हेयर होते हैं, तो उन हेयर का फंक्शन क्या है कि जो भी हम सांस ले रहे हैं उसमें जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को वो फिल्टर्ड कर देता है, रोक देता है उनको अंदर जाने से, ठीक है। तो ये उसका प्राइम फंक्शन है, ठीक है। तो एक दूरी तक बाल हैं वो, और भी छोटे छोटे कण हैं जो और ऊपर तक जा सकते हैं बाल से बच के। तो उसके ऊपर म्यूकस की एक लेयर है, एक तरह का बलगम है, उसकी लेयर है, तो उसमें वो चिपक जाते हैं, ठीक है, ताकि साफ हवा ही अंदर तक ट्रैवल कर पाए। फंक्शन ऑफ एयर पता होना चाहिए, म्यूकस का क्या फंक्शन है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इनको नॉस्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर ये जो हवा है ये ट्रैकिया तक पहुंचती है, ट्रैकिया तक पहुंच गई। फिर ट्रैकिया में पहुंचने के बाद फिर ये फेफड़ों की तरफ विंड पाइप्स के थ्रू, विंड पाइप जिससे हवा जाती है उसका नाम विंड पाइप रखा है, विंड पाइप के थ्रू लंग्स की ओर चली जाती है, ठीक है। लंग्स में फिर ये पाइप दो जगह डिवाइड हो जाती है, लेफ़्ट लंग में चली गई और राइट लंग में चली गई। समझ में आ रही बात। अच्छा, लेफ़्ट और राइट कैसे बोलते हैं, लेफ़्ट और राइट देखो, लेफ़्ट और राइट वहाँ सही लिखा है किताब में, बुक में, लेफ़्ट लेफ़्ट में लिखा है, राइट राइट में लिखा है, नहीं लिखा लेफ़्ट लंग राइट लंग। अच्छा चलो, लेफ़्ट और राइट नहीं लिखा तो अपन लेफ़्ट और राइट देखेंगे कैसे, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। इस डायग्राम को ना ऐसे नहीं देखना, मतलब ऐसे नहीं देखना, इस डायग्राम को हमेशा ऐसे देखना। हमारा लंग है ये, हम इधर देखते हैं ना ऐसे, तो ये वाला हिस्सा क्या है, लेफ़्ट है कि राइट है, ये राइट है, राइट है, और ये लेफ़्ट है। तो इधर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, राइट, इधर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे। अगर मैं ऐसे किताब को रख दूँ और मैं बोलूँ कि इधर वाला हिस्सा राइट है उधर लेफ़्ट, तो मेरे को अब उल्टा लगेगा ये, ठीक है। तो ऐसे लेफ़्ट और राइट पढ़ना है अपने हिसाब से, अपने रेफरेंस में पढ़ना है इसको, ठीक है। देख सामने वाला आदमी के प्रेजेंस के हिसाब से नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ये इंसान अपना डायग्राम है, ठीक है, वैसे पढ़ना। तो ये दोनों पाइप फिर लेफ़्ट और राइट में विंड पाइप डिवाइड हो गई। फिर क्या होता है, ये पाइप और पतली पतली पाइपों में डिवाइड हो, जैसे पेड़ का तना होता है ना,
ऊपर जैसे जैसे बढ़ता है और पतले और पतले और पतले ब्रांचेस में डिवाइड होता जाता है। इसी तरह से ये विंड पाइप दोनों तरफ ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती है। लास्ट में एकदम जब बिल्कुल छोर आता है, जैसे पेड़ की पत्तियाँ होती है लास्ट में, एकदम लास्ट में जाके इसके पास गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे बलून जैसे स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? एलोवेली। मैंने यार मैं तो गलत पढ़ने में आता है, देख क्या पढ़ रहे हैं इसको, पढ़ो क्या लिखा है, ये डब्बे जो गुब्बारा बना हुआ है क्या लिखा है? मैं एलोवेली बोलूँगा, ठीक है, एल्वेओली मैं एलोवेली बोलूँगा, ठीक है, अगर तुम समझना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं अब यार बोलने की हम हिंदी, हम जो थे ना वो हिंदी मीडियम में पढ़ते थे 10वीं तक, तो उसके बाद जब इंग्लिश में आए तो कुछ शब्द जो है वो अपने हिसाब से लेने की आदत होगी, तब किसी ने टोका नहीं, तो आदत होगी। तुम सही लेना, ठीक है, तुम मत गलत बोलना। जो चीज़ हम गलत कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम भी गलत बोलो, ठीक है। बता देना चाहिए लेकिन कि मैं गलत बोल सकता हूँ। ये एलोवेली जो भी है, एलोवेली जो है, इसमें जाके लास्ट में वो खुलता है, समझने से मतलब है, इसमें जाके लास्ट में बनता है वो, तो जो भी ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं वो जाके एलोवेली में चली जाती है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन यहाँ पहुँच गई, अब इसके आगे का काम हमको समझना है, ठीक है। तो ये एलोवेली है, इसके अंदर कौन सी गैस पहुँच गई? O2 गैस पहुँच गई, ठीक है। अब इस एलोवेली के पास से या एलोवेली के थ्रू, उसकी मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत सारी वेंस, आर्टरीज गुजरती हैं, वेंस गुजरती है, इन से आता है ब्लड, जो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, मतलब वो अपने साथ क्या लेके आ रहा है? अच्छा, इस वाले ब्लड को हम बोलेंगे कार्बोनेटेड ब्लड, क्या बोलेंगे? ठीक है, अब से कार्बोनेटेड ब्लड बोलेंगे तो तुम समझना CO2 लेके आ रहा है, और अगर बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो इसका मतलब है ऑक्सीजन लेके आ रहा है। अच्छा, ब्लड के अंदर ना एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, HB से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीमोग्लोबिन ही CO2 और O2 के साथ बाइंड होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ हीमोग्लोबिन CO2 और मैं बोलूँ हीमोग्लोबिन O2, ये सब किताब में नहीं लिखा, ठीक है, किताब में बहुत, अच्छा किताब में हीमोग्लोबिन लिखा है लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में इसे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हें हीमोग्लोबिन CO2, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड जनेटेड या कार्बोनेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा, तो ये आया यहाँ CO2 लेके, तो CO2 क्या कर देगा? ये CO2 इस एलोवेली में छोड़ देगा, छोड़ दिया इसमें CO2, और ऑक्सीजन इसने इससे ले ली। तो यहाँ हीमोग्लोबिन आया कार्बन डाइऑक्साइड लेके, कार्बन डाइऑक्साइड को इधर पाक कर दिया एलोवेली में, और ऑक्सीजन लेकर के चलता बना। लेकिन पूरी तो वेन है, वो कवर थी ना। हाँ, तो ये जो चीज़ें, ये तो एटम है ना, मॉलिक्यूल है छोटे छोटे, तो जो आर्टरी है उसकी जो दीवारें हैं उसमें इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनमें से गैस एक्सचेंज होता है। जैसे स्टोमेटा के थ्रू गैस एक्सचेंज होती है, ऐसी हमारी उस समझ गई ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं जिनके थ्रू ये गैसेज आराम से एक्सचेंज हो सकती है। ओ भाई साहब, ये सारी चीज़ें चल रही हैं ठीक से, तब हम चल रहे हैं ठीक से। एक भी चीज़ ठीक से नहीं चलेगी तो तुम्हें जब पता ही है क्या होगा। अगर तुम्हें जैसे अभी तो तुमने एक इवेंट इंसिडेंट देखा इतना बड़ा, लेकिन अगर तुम्हें एक ऐसे लिखना होता और तुम्हें पढ़ना होता, टॉपिक पढ़ना होता और पता करता भाई पैंडमिक क्या होता है, तो तुम्हें कुछ समझ में आता। लेकिन अब कोई ऐसा आदमी होगा जिसको हम बोलेंगे कि भाई इसको ये नहीं पता क्या होता है। मूर्ख से मूर्ख आदमी को हम ये बोलेंगे कि आज के टाइम पे कि भाई इसको नहीं पता होगा पैंडमिक या महामारी क्या होती है। ऐसा है क्या? होगा कोई एक भी आदमी इसको नहीं पता, एक्सपीरियंस हो गया उसको भाई, ठीक है। तो एक्सपीरियंस जो होता है ना वो किसी भी नॉलेज से बहुत बड़ा होता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आदमी पढ़ा लिखा हो, ये ज्ञान समझता हो, अगर एक्सपीरियंस कर लिया उसने तो उसको तुरंत समझ में आ जाए भाई ये चीज़ क्या है। समझ में आ रही बात? अब ऐसी देखो कितनी चीज़ें हैं जो हम बताते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन तो बोले होगी, हमें क्या करना, जब होगा तो देखा जाएगा। जो बीमारियां रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां होती हैं वो सबसे खतरनाक बीमारियां होती हैं।
ऐसी बीमारियां जो रेस्पिरेशन से फैलती हैं वो सबसे ख़तरनाक होती है, क्योंकि जैसे कोई छींकेगा खांसेगा तो सलाइवा जो है वो बाहर आ जाएगा और जो वायरसेस उसमें कंटेन है वो बाहर आ जाएंगे, तो एयर के थ्रू स्प्रेड होगा आसपास में। ठीक है, जब भी ऐसी कोई बीमारी फैलती है ना तो ये सारी प्रॉब्लम होती है जो तुम अभी देखी तुमने, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी बीमारी फैली थी। डेंगू फैला था, कुछ हुआ था? नहीं हुआ था। बहुत सी और क्या कहते हैं, हैजा, चिकनगुनिया, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां फैल जाती हैं। इबोला अफ्रीका में एक जो बीमारी थी फैली थी। HIV एड्स, उससे ख़तरनाक पैंडमिक तो हो नहीं सकता, लेकिन उसका रियलाइजेशन क्यों नहीं, उसकी वजह से कुछ बंद नहीं होता। क्यों नहीं बंद होता? क्योंकि वो छींकने से नहीं फैलता। क्या फिर कैसे फैलता है? बाद में कभी सोचेंगे उसके बारे में। हाँ, क्या बोल रही है? अच्छा, अब चलो ये सब तो मैंने तुम्हें बता दिया। ये लास्ट में किस में खुल जाता है? एलो वैली पे। अब मैं हर चीज़ का तुम्हें इसमें जो नाम लिखा है ना उनके काम बताता जाता हूँ। ठीक है, मोटे तौर पे तो समझ में आ गया कैसे ऑक्सीजन जाएगी, एयर का क्या काम है, म्यूकस का क्या काम है। ट्रैकिया तक हवा पहुँचा दी हमने। अब इसमें रिंग ऑफ कार्टिलेजिस लिखा हो ना, रिंग ऑफ कार्टिलेजिस, ये क्या होता है? देखो, एक पाइप है जिससे गैस नीचे की ओर जा रही है या ऊपर की ओर जा रही है। ऑक्सीजन फेफड़ों की तरफ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की ओर आएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये जो पाइप है, ये पाइप ऐसे प्लास्टिक का आएगा जैसा ये मार्कर है, सॉफ्ट टिश्यू का होगा ना। अब सॉफ्ट टिश्यू का क्या प्रॉब्लम है? सॉफ्ट टिश्यू ऐसे दब भी सकता है। ठीक है, और अगर किसी से हवा आ रही है जा रही है तो तुम्हें पता है, जैसे तुमने जूस पिया है पाइप से है, तो कभी कभी तुमने ऐसा भी किया होगा कि नीचे से उसको बंद किया और फिर खींचा तो पाइप चिपक जाता है आपस में, है ना? सबकी है ना? तो वो सारी चीज़ें हमारे शरीर में भी हो सकती है। हवा के आने और जाने से हो सकता है ये जो मेम्ब्रेन है ये सक हो जाए। ऐसा अगर शक हुआ तो क्या होगा? एयर के पासेज में प्रॉब्लम होगी। तो वो ना हो इसके लिए क्या है कि इस ट्यूब में ना एक ऐसी रिंग्स हैं कई सारी, मतलब ट्यूब की जो मेम्ब्रेन है उसी के अंदर एम्बेडेड बहुत सॉफ्ट हड्डियां हैं, समझ लो हड्डी जैसा स्ट्रक्चर होगा। इसकी वजह से क्या होता है, ये कोलैप्स नहीं होता, ऐसे चिपकता नहीं है। हाँ, एयर के, हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही कुछ चूड़ी जैसा या फिर ऐसा, ताकि वो ठोस एक रहे और चिपके ना आपस में, ताकि गैस का पासेज जो है वो ठीक से हो पाए। तो रिंग ऑफ कार्टिलेजिस का ये काम है। जो विंड पाइप है बाद में डिवाइड होता है, जो मोटे वाला बनता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। फिर वो और नीचे जाता है और पतली पतली बढ़ता है तो उस पतले वाले क्या बोलते हैं? ब्रोंको होल। क्या लिखा है? नीचे लिखा है ना कुछ। हाँ, पढ़ो इसको। ये तो मुश्किल है यार, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल इसमें यही है। आजा आगे। फिर अलोवेरल सैक्स जो है नीचे, वो लास्ट में पहुंच गया एकदम, बिल्कुल लास्ट में बलून जैसे स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया उसने? फिर अलोवेली। फिर एक रिब्स है, हड्डी भी है भाई हमारे अंदर, इधर हड्डी भी है। ठीक है, दिख रही है हड्डियाँ? पसलियाँ बोलते हैं इसको। पसलियाँ तोड़ दूंगा तेरी, ऐसे बच्चे झगड़ा करते हैं ना, तो ऐसे पसलियाँ हैं ये, रिब्स बोलते हैं इसको। ठीक है, रिब्स। तो ये है बेसिकली सिस्टम। अब ये जो इसमें लिखा हुआ है इसको ज़रूर पढ़ो, जो मैंने सारा बोला है लंबे में और टेक्निकल लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है। एक एक लाइन करके पढ़ो, पेंसिल लगा के पढ़ो, जो लाइन समझ ना आए उसका मतलब मुझसे मतलब पूछो। ठीक है, अभी नहीं, जब तुम कल आओगे तब। बोलो मैडम, क्या बोलोगे? ओ काबर, अच्छा, फायरेंस और लायरेंस, इसका क्या काम होता है? इसका बोलने में रोल है। और ये ना एक तरह की एयर कैविटी, यहाँ पर हवा का रिजर्वायर थोड़ा सा रहता है। अगर हम चुपचाप बैठे रहे तो सांस आती जाती रहती है ना, अगर तुम थोड़ी देर सांस रोक लो तो भी तो बोल सकते हो। तो थोड़ी सी एयर उसमें रहती है, एयर कैविटी है। ठीक है, इसका फंक्शन भी है स्पेशल, लेकिन तुम्हें फंक्शन डाइजेशन वाले प्रोसेस, हाँ उसमें यहाँ एयर कैविटी यही वाइब्रेट होता है। अगर तुम मुंह ना चलाओ तो भी बोल सकते हो। तो ये आवाज़ तुम अगर ऐसे आवाज़ निकालो तो तुम देखोगे आवाज़ यहाँ से नहीं आ रही, यहाँ से आ रही। एयर के मॉलिक्यूल इधर वाइब्रेट हो रहे।
मुंह बंद रख, मुंह बंद रख, फिर ऐसे बोल, तो देखेगा ये पूरा वाइब्रेट कर रहा है ये हिस्सा, ठीक है। ये सारे स्वर और व्यंजन नहीं पढ़ते अपन हिंदी में, हाँ, इसी से तो वो सरगम बनी हुई है, सिर्फ गले से आवाज़ आती है, ठीक है। 4 सवाल है इसके बाद ये 2 डब्बे हैं, देखो इन डब्बों को जरा मैं पढ़ के बता दूँ। डू यू नो, क्या आप जानते हो? नहीं जानते। जब कहीं लिखा हो किताब में क्या आप जानते हो तो बोलो नहीं जानते, और पढ़ लो उसे। डू यू नो, क्या आप जानते हो? बिल्कुल नहीं जानते। स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, जो सिगरेट पीना है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारी, तो फिल्मों में ही देखा हमने, हैं? पता है? लॉन्ग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। The upper part of respiratory tract is provided with small hair-like structure called cilia। हाँ, इसकी बात मैं भी करना भूल गया। जो ये विंड पाइप है, जब इससे लंग्स में जाता है, ये पूरी जो पाइप है ना, इसकी इनर सरफेस पे ना पतले पतले हेयर जैसे स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सीलिया। ये कोई कंफ्यूज था ना, सीलिया उधर बता रहा था जहाँ विलीज होती है। उसमें भी होते हैं ये सीलिया, पेल्विसियम में। हाँ, उसमें भी होती है, उसकी सरफेस पे होती है। मैं जो तुम्हें नोट्स दूंगा उसमें ये है, इस किताब से ज़्यादा डिटेल नोट्स है वो, ठीक है। अंदर बाल कैसे होता है? क्या बाल जैसे बोला है ना, ये वाला बाल नहीं है, तो वो टिश्यू जैसा, लेकिन पूरी सरफेस पे ऐसे ऐसे बाल जैसा। अच्छा। उसका क्या काम है? बलगम प्रोड्यूस करता है, और कोई चीज़ उसमें जा रही है तो उसको घुल मिला के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ हाँ, वो बहुत सारी, जैसे हमारे शरीर में ना, जैसे हमारा पूरा इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम का क्या काम है? इधर से बाहर से कुछ भी आया पकड़ो उसको, ठीक है। कोई सेल को इन्फेक्ट कर रहा है तो जैसे ही सेल ब्लास्ट उसको पता लग जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है इम्यून सिस्टम। वो सारी चीज़ें, ये सीलिया जिस रेंज में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ चीज़ों को रोका जाता है ताकि वो फेफड़े के अंदर वह तक ना जाए, ठीक है। लेकिन अगर सीलिया किसी वजह से ऐसे डिप्रोवेट हो गई, मतलब ऐसे जिसको एक्टिव होना चाहिए था, ऐसे अगर वो ऐसे झूल गई, लटक गई, ऐसे सही से मूव नहीं कर सकती, तो क्या वो उसको प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा फिर किसी जर्म से, किसी आने वाली चीज़ से? समझ में आ रही है बात? तो जो ये स्मोकिंग है, ठीक है, सिगरेट बीड़ी ये सब जो है, इसका जो धुआं है, इससे सीलिया जो है ऐसे डिप्रोवेट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बाहर से इनकमिंग इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ों को रोकने की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो ये एक जो रीज़न है वो बताते हैं कि भाई कैंसर का रीज़न है कि इस वजह से लोगों को कैंसर होता है, ठीक है। कह रहे कि तुम्हें पता है कि ये जो हमारे फेफड़े होते हैं, अगर इन फेफड़ों को ऐसे पूरी तरह सरफेस पर फैलाएं, उसकी पूरी हर कहते हैं ना, बहुत छोटी सी जगह में क्लम्बर्ड है, पूरा पेड़ जैसा, ऐसे अगर सब चीज़ को एक सरफेस पे फैलाएं तो कितनी जगह घेर देगा ये सारी सरफेस जो है ये अलोवेली की कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगी? कितना है? 80 मीटर स्क्वायर। क्या लिखा है? 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर कितना हुआ? ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया कितना है? 80 मीटर। तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए 80 का स्क्वायर। रूट सबसे क्लोज कौन है? माशाल्लाह अपन पूरा नहीं निकालते लेकिन निकाल लेते हैं। 8 8 64, ठीक है। 9 निम 81, 9 मान लेते हैं, 81 को 81 मान लेते हैं, मतलब 9 इसकी साइड है। 9 मीटर इधर, 9 मीटर उधर, फिर 9 मीटर इधर, फिर 9 मीटर, इतना बड़ा एरिया में हमारे फेफड़े फैल सकते हैं। फ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, इट इज एस्टिमेट दैट इट वुड टेक 3 years for a molecule of oxygen to get our toes from our lungs. Aren't you glad that we have hemoglobin? कह रहा है गैस नॉर्मल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? डिफ्यूजन से। कैसे जाती है? गैस को अगर कुछ ना मिले, कोई सहारा ना मिले, कोई खींचने वाला ना मिले, कोई पंप ना मिले, कोई मोटर ना मिले, तो गैस अपने आप भी तो चलती है। कैसे चलती है? डिफ्यूजन से। क्या प्रिंसिपल होता है डिफ्यूजन का?
हाई कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू। लो कंसंट्रेशन। कहता है अगर ये कह रहा है नीचे वाले पार्ट में कि अगर हमारे पास ये फेफड़े वेफड़े खून वून ये सारा सिस्टम नहीं होता, और अगर हमारे शरीर के हर सेल को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत अगर सिर्फ डिफ्यूजन से पूरी होती, तो अगर हम मुंह से जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना उसको सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ तक जाने में, पैर के अंगूठे तक जाने में 3 साल लगते। करते ये अंगूठा हिलाने के लिए करो इंतज़ार 3 साल, रुक जा यार ऑक्सीजन आ रही है अभी, अरे ऐसे आएगी, पहुँच रुक जा रास्ते में, अभी हिलाता हूँ बॉल आएगी, रुक जा 3 साल बस 3 साल। 3 साल। कहना मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, थैंक गॉड कि हमारे पास क्या है, और लंग्स में हीमोग्लोबिन और पता नहीं और क्या क्या है, जो भी है हम शुक्रिया अदा करते कि ये है। आगे 4 सवाल हैं फिर इसके बाद। सवाल नंबर 1, व्हाट एडवांटेज ओवर अ एक्यूटिक ऑर्गेनिज्म डज द टेस्टियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। कह रहा है व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्यूटिक ऑर्गेनिज्म डज एन टेस्टियल ऑर्गेनिज्म हैव रिगार्ड ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन। जो पानी में रहने वाले जीव हैं, एक्यूटिक ऑर्गेनिज्म विच हैव एक्यूटिक लाइफ। हाँ, मछली हो गया। एक्यूटिक लाइफ माने तो पानी में रहते हैं। पानी के अंदर का जीवन। सोच दो पानी के अंदर पूरी दुनिया है, हाँ। समझ में आ रही बात? कभी खाली वक्त मिला, कभी मैं खाली हुआ तो मैं भी सोचा एक वो स्कूबो के ना, तो पानी के अंदर जाते हैं स्कूबो वाला वो लेके ऐसे घूम के देखो पूरी लाइफ कैसी है वो, ठीक है, पूरा एक वर्ल्ड है। 70% हिस्से पर अर्थ के सरफेस पर वाटर है। वर्ल्ड मैप में देखा तो यही दिखता है, पानी ही पानी, नीला ग्रह तो एक्यूटिक लाइफ के तुलना में जो ज़मीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उसको क्या एडवांटेज है? किसको एडवांटेज है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को। टेरेस्ट्रियल माने जो ज़मीन पे चलता है, ठीक है। हमें ऑक्सीजन पूरी करके- जैसे ये पानी में चलने वाला आदमी है, ये हवा में उड़ने वाला आदमी है, ठीक है। ये जो है पता नहीं क्या रहती है, हमसे पता नहीं, मंगल से आई है ये, ठीक है, इधर से। तो ऐसे हम सबकी लाइफ फिर क्या होगी? अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं। एडवांटेज पूछ रहे तो एडवांटेज बता के आगे बढ़ते हैं अपन। एडवांटेज ये है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है, कम है। अमाउंट से मेरा मतलब है जैसे परसेंटेज बोला ना, 21% है हवा के अंदर, कितनी भी वॉल्यूम ले लो 21% उसका क्या होगा? ऑक्सीजन। ऐसे ही पानी के अंदर ये जो अगर अमाउंट देखो ऑक्सीजन की तो ये कम है। तुम बोलो पानी में तो ऑक्सीजन होती है H2O, है ना, हर मॉलिक्यूल में H2O है, तो ये ऑक्सीजन कम कैसे है? तो हम इस वाली ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे। कई सारे H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह बन जाती है वहाँ पर O2 होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिज़ोल्व ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? हाँ। और वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन ये मछली, जब अपन घर में एक्वेरियम वगैरह तुमने लगाया कभी? एक्वेरियम लगाया घर पे? देखा, दूसरा ऑब्जर्व तो किया ही होगा ना कहीं खड़े होके, किस दुकान पे कुछ पे कहीं पे देखा होगा तुमने। उसके अंदर मोटर वोटर लगानी पड़ती है। क्यों लगानी पड़ती है? तो तुम देखोगे वो मोटर क्या करती है, हवा खींचती है, उस पानी में हवा के बुलबुले छोड़ती है। उस हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन। तो हवा के बुलबुले छोड़ती है, जब वो फटते हैं तो पानी के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है ये वाली। उसकी वजह से मछलियाँ वो ऑक्सीजन लेके जिंदा रह पाती हैं। समझ में आई बात? जो समुद्र और इसका पानी में तो कोई मोटर नहीं लगी, तो इसमें कैसे ऑक्सीजन आती है? तो इसमें ऑक्सीजन आती है क्योंकि पानी का बहुत सारा प्रेशर है। बताता हूँ मैं कैसे। तुमने कभी वो वाली कोल्ड ड्रिंक पी है जिसमें बाहर स्कूल के बाहर मिलती है, उसमें वो एक पानी भरता है, एक सिलेंडर होता है, उसमें घुसेड़ता है ऐसे ऐसी निकलती ना आवाज़ उसमें, उसके अंदर काला वाला रंग डाल देता है, थोड़ा मीठा मीठा वो बन जाता है, कोल्ड ड्रिंक बन जाती है उनको। सही अच्छी लगती नहीं लगती है? मैंने पूछा है क्या? अच्छी नहीं लगती मत पियो। मैं सिर्फ पूछा हूँ, देखा है तूने? दूसरे को पीते देख लियो बस। लोग पी रहे हैं तो ऐसे खड़ी है, ठंड का मौसम है ना, वो सॉरी गर्मी का मौसम है ना, दोपहर में देखियो, फिर तब अच्छा लगेगा उस समय तेरे को, तो पी लियो फिर। अच्छा ठीक है, उसके अंदर कौन सी गैस को ऐसे घोला जाता है? हाई प्रेशर से CO2 आ जाती है उसमें। कौन आ जाती है? तो तुम्हें समझ में आया, प्रेशर अगर कोई गैस अगर प्रेशर से घुसना चाहे तो वो अंदर चली जा सकती है लिक्विड की। तो पानी तो नदी का या समुद्र का बहुत ऊंचा होता है, तो इस पानी का अपना प्रेशर होता है नीचे वाले पानी पे।
अगर पानी के नीचे अगर तुम चले जानो तो तुम्हें अपने ऊपर एक भार अनुभव होगा, क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर क्या है, पानी। ठीक है, हालांकि जितना भार है उससे बहुत कम अनुभव होगा, क्योंकि पानी भी ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसका नाम क्या है, बायोनेसी। ग्रेविटेशन में लास्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, उस बायोनेसी की वजह से वो वेट हमें कम महसूस होता है, लेकिन ज़्यादा है वैसे पूरा महसूस होता है। गोली मारो, कहने का मतलब पानी के ही प्रेशर से ऑक्सीजन घुली रहती है नदियों में, लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन जो कहाँ है, हवा में है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को एक्यूटिक लाइफ की तुलना में ये एडवांटेज है कि वो दोनों के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की अमाउंट किधर ज़्यादा है, टेरेस्ट्रियल। For terrestrial organism there is more oxygen present in its environment compared to aquatic organism. Aquatic organism के environment में कम ऑक्सीजन होती है। एक और बात, किसी नदी वदी में मछली हो या नहीं हो, हम कैसे पता करेंगे? बुलबुल आ रहे होते हैं पानी में। नदी वदी की बात कर रहा हूँ मैं, एक्यूटिक लाइफ की थोड़ा बात कर रहा हूँ। अच्छा बुल अच्छा वैसे लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि बहुत सारी मछलियाँ हैं तो शायद एक मछली देख जाएगी। जैसे जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, उसमें एक शेर रहता है। मैं जंगल घूमने गया, मुझे वो शेर दिखा ही नहीं। लेकिन अगर उसी जंगल में 1000 शेर रहते और मैं जंगल घूमने जाता तो मुझे कहीं ना कहीं एक दिख ही जाता ना। संख्या ज़्यादा होती है तो दिखता है ना, मैं उसी बात कर रहा हूँ। तो मान लो उस नदी में बहुत कम मछलियाँ हैं तो दिखेगी नहीं ना, शायद बुलबुले दिखेंगे ही नहीं। तो हमारे पास एक साइंटिफिक तरीका होता है यूज़ करने का। अपन क्या करते हैं, उस पानी की ना एक चीज़ चेक करते हैं, उसको बोलते हैं BOD। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब ये है ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, क्या उतनी ऑक्सीजन है, इसकी एक अमाउंट है। कि जैसे मान लो इसकी 10 है, मैं बोलूँ कि अगर ये 10 मिल गया मुझे तो वहाँ पर लाइफ हो सकती है, अगर ये 10 से कम हुआ तो वहाँ लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि ऑक्सीजन कम होगी तो एक्यूटिक लाइफ नहीं होगी। ठीक है, तो BOD बोलते हैं उसको। तो तुम जगह जगह सुनोगे गंगा का पानी जो है उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन लेवल किसी जगह पे कम हो गया है। इसका मतलब क्या है, वहाँ की एक्यूटिक लाइफ बर्बाद होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर ये ज़्यादा हो जाए ना, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, और ज़रूरत से कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। ज़रूरत से कम हो जाए तो लाइफ ही नहीं बचेगी, एक्यूटिक लाइफ। और ज़रूरत से बहुत ज़्यादा ये BOD हो जाए तो उस पानी में ना प्लांट उग जाते हैं बहुत सारे, वो प्लांट उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, फिर मछलियाँ वो मर जाती हैं। तो बोथ आर प्रॉब्लम्स। समझ में आया? ये एक बता दोगे। दूसरा है व्हाट इज़ द डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी। क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे ग्लूकोज एनर्जी बनाता है? 3 तरीके बताए थे ना, बता देना कौन कौन सा था। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक, एनारोबिक और लैक ऑफ। एरोबिक एनारोबिक का भी मैंने ये शब्द का उपयोग नहीं किया। एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल हो, एयर इस्तेमाल हो। एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हो। आपने क्या बोला? जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होएगी उसको एरोबिक बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन नहीं यूज़ होएगी उसको एनारोबिक बोलेंगे। एरोबिक शब्द बनाए हवा से, एरोबिक हवा वाला ऑक्सीडेशन। तो हवा का इस्तेमाल कहाँ है? जहाँ CO2 वहीं तो है, जहाँ CO2 वहाँ तो होगा नहीं। इतनी सारी चीज़ें जो याद रहती है, मान लो तुम्हें लगता होगा मुझे याद है, तो ये कैसे याद रहती है? समझने से याद रहती है। इसको समझोगे तो अपने आप याद हो जाता है, अगर याद करोगे याद भी होगा। बिल्कुल बच्चे जैसा नहीं होता, एक बच्चा होता है उसको बोलो ये कर, वो नहीं करेगा, और जो करो ये मत कर, वही करेगा। बिल्कुल वैसा ही है। याद करने की जितनी कोशिश करोगे, तुम्हारे अंदर भी एक बच्चा रहता है जिसको याद करना है, समझना है, सब कुछ करना है। तो अगर तुम जितना बोलोगे याद कर, नहीं करूँगा, नहीं मेरे को पढ़ना ही नहीं है, अंदर से मन ही नहीं करेगा। ठीक है। हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बींग्स में? ब्लड। इस पर थोड़ा सा तो हमने देख लिया। ब्लड वाला भी और पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन वाला पढ़ना है, लेकिन ऑक्सीजन का आना जाना सिर्फ फेफड़ों तक कैसे ऑक्सीजन आती है समझ में आया था ना, उतनी सी बात बता रहे हैं। उसके बाद वाला जो है जहाँ पर उसको ब्लड लेके जाएगा पूरे शरीर में, ये बात सिर्फ लिख दोगे, लेकिन ज़्यादा डिटेल में जाना उसके डिटेल में हम अगले टॉपिक में जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में।
हाउ आर लंग्स डिज़ाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे जो है मैक्सिमम बना देते हैं, जो लंग्स है वो कैसे ऑक्सीजन लेने के लिए मैक्सिमम एरिया बनाता है। भाई बहुत बड़ा सरफेस एरिया किसी जगह में फिट है। एल्यूली। इन सारों सवालों के जवाब तुम्हें लिखने हैं।